जवाब दिया जा सके। कॉल्स के अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप स्क्रीन पर बारह देखेंगे। अगर आपको डिटेल किसी बारे में आंसर चाहिए तो आप हमें ईमेल भी कीजिए। कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा एक क्वेश्चन है अपील से रिलेटेड। एक्चुअली हम लोगों ने अप्लाई किया था FLRM के लिए, ठीक है। मेरे PF के लिए। तो उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी, तो हमने अपील में डाला था। जनवरी दिस ईयर में अपील एक्सेप्ट हो गई थी। तो सॉरी, इस जनवरी में। तो उन्होंने जज ने कहा था कि आपको यानी कि FLRM जो पुराना रूल्स है वो आप पे इम्पोज होगा। होम ऑफिस का ये डायरेक्ट है। अभी तक वैसे कोई रिस्पांस तो अभी तक नहीं आया है होम ऑफिस की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन का। लेकिन जो जज है उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया था कि इनको सेटलमेंट देनी चाहिए, क्योंकि 2 इयर्स कंप्लीट हो गए थे उनके जनवरी में, मेरी वाइफ के। तो वो पुराने रूल्स के मुताबिक 2 इयर्स क्वालिफाई करती हैं ILR के लिए। लेकिन जज ने बस ये लिखा था कि क्वालिफाई फॉर सेटलमेंट, दैट्स इट। उन्होंने कोई डायरेक्शन नहीं दी है होम ऑफिस को कि इनको वाकई सेटलमेंट दी जाए। आपका तो आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा सेटलमेंट का उन्होंने डायरेक्शन कोई नहीं दी है, तो बस कहा गया क्वालिफाई फॉर सेटलमेंट। तो होम ऑफिस कौन सा वीज़ा देंगे इस सिनेरियो में? बिकॉज दे देखिए सकते हैं, पॉसिबल जी, नहीं। ठीक है, थैंक यू। देखिए, थैंक यू। जब कोई भी कोर्ट ट्रिब्यूनल किसी भी अपील के ऊपर हेयरिंग करने के बाद कोई डिसीजन देती है, जजमेंट देती है, तो वो फैसला जो है वो, क्योंकि जो वीज़ा है या ILR है वो कोर्ट ने ग्रांट नहीं करनी होती, वो तो होम ऑफिस या UK बॉर्डर एजेंसी ही ग्रांट करती है। तो वो जो भी कोर्ट की डायरेक्शंस होती हैं वो उनको फॉलो करके उसके मुताबिक ही वो अपना डिसीजन जो है वो रीमेक करते हैं और आपको उसके बारे में आगाह करते हैं। जहाँ तक आपने बताया कि जनवरी में आपको ये जजमेंट आई और अभी जून का महीना चल रहा है और अभी तक आपको उसका कोई रिस्पांस मिला, दिस इज़ लिटिल बिट मतलब ये प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ पे आप उनको कॉल करें या अपने सोलिसिटर के से रब्ता करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। आप उनसे इन टच रहें और पता करें कि कितने अरसे में उनका जवाब दे रहे हैं। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कोर्ट से डायरेक्शंस लेके भी इनको इस मामले को एक्सपर्ट भी करवा सकते हैं। जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे क्वेश्चन पूछना था। मेरी कज़न है, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी थी। उनके बच्चों को इधर 7 ईयर हो गए थे और उनके हस्बैंड को 10 ईयर हुए थे। और उन्होंने लास्ट सितंबर में 18 सितंबर को एप्लीकेशन की थी और अप्रैल में बायोमेट्रिक उनका डन हो गया। तो इस तरह तो 9 मंथ उनको हो गए हैं। और कितना टाइम लगेगा? और जब बायोमेट्रिक होता है उसके बाद डिसीजन क्या होता है? ये 7 साल के भी आप बच्चों को इधर सारी फैमिली को देते हैं वीज़ा या क्या करते हैं? प्लीज़ मुझे तफसील से बताइएगा। जी, ठीक है। जो 7 इयर्स की बेसिस पे जो आजकल नए चल रहे हैं, इसमें कुछ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है। कुछ लोग डिफरेंट कैटेगरीज में अप्लाई करते हैं। अगर आप एग्जाम्पशंस वगैरह में फॉल करते हैं, EX अपेंडिक्स में फॉल करते हैं, अपेंडिक्स FM की एग्जाम्पशन EX 1.1, उसमें अगर आप फॉल करते हैं तो फिर आप इसके ऊपर डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे और आपको वीज़ा मिलेगा। जहाँ तक बायोमेट्रिक का ताल्लुक है, बायोमेट्रिक इज़ नॉट अ प्रूफ कि भी आपका वीज़ा सक्सेसफुल होगा या डिसमिस होगा या रिजेक्ट होगा। बायोमेट्रिक तो एक प्रोसेस है, उस या फिंगरप्रिंट्स का प्रोसेस है, फ़ोटो ली जाती है इसके अंदर, वो उनके रिकॉर्ड का एक हिस्सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है ये। इसका डायरेक्टली आपके केस के मेरिट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपका केस स्ट्रांग है, आप अच्छा प्रेजेंट किया गया है और आपके बच्चों को वाकई 7 साल यहाँ पे हो चुके हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, आपको वीज़ा वो मिलना चाहिए। जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये सर, मैं आया था 2010 में इधर ना, मेरी शादी हुई थी। तो उस टाइम ना नया नया इंग्लिश टेस्ट आया था, तो कुछ हमें रहनुमाई नहीं मिली थी उसकी वजह से। तो हमने ना सॉल्व करके, तो हमने पेपरों के साथ अटैचमेंट करके तो होम ऑफिस को सेंड कर दिए थे पेपर। तो उन्होंने मेरा इंग्लिश टेस्ट ना होने की वजह से मेरा स्पाउस वीज़ा रिजेक्ट करके तो मुझे जनाब लीव टू रिमेन इन द UK ना वीज़ा दे दिया। 3 साल का, तो 3 साल का अभी मिला, 3 साल का नेक्स्ट ईयर मिलना है। 6 साल के पीरियड पे उन्होंने मुझे भेज दिया। तो अभी मेरे नेक्स्ट ईयर ना 3 साल फिनिश होने वाले हैं 4 मार्च को ना। तो मेरी अभी बेटी भी है माशाल्लाह। तो मेरा अभी 3 साल काम ही नहीं मिला, मुझे मिला ना, जॉब नहीं मिली, ठीक है। और मेरा कोई टैक्स वगैरह नहीं गया, ठीक है। तो वाइफ मेरी अभी मैटरनिटी लीव पे थी अक्टूबर तक, ठीक है। तो उसके बाद उसकी वे स्लिप नहीं मिलेंगी, वो उसकी जॉब फिलहाल है, लेकिन वो फर्स्ट फरवरी को स्टार्ट करेगी। क्वेश्चन क्या आपका एग्जैक्टली? क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने ना जो होम ऑफिस को नेक्स्ट ईयर पेपर सेंड करने हैं वीज़े के लिए स्टैंड इन करवाना है, तो मुझे
उसके लिए मेरा कोई कोई ना वे स्लिप वगैरह नहीं बनी हुई, ठीक है। वाइफ मेरी भी मैटरनिटी लीव पे, उसकी भी अब वे स्लिप नहीं है, तो मेरा क्या वे स्लिप के बगैर वीजा लग जाएगा 3 साल का नेक्स्ट ईयर का, कि वे स्लिप मस्ट होनी चाहिए? जी ठीक है। या मेरा स्पोर्टिंग लेटर, वाइफ की कभी जॉब है उसका स्पोर्ट लेटर मिल जाएगा तो वो चल जाएगा साथ उसके? ठीक है ठीक है, मैं आपका सवाल का कैटेगोरिकली थोड़ा सा आंसर देने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक वाइफ का ताल्लुक, पहली बात तो है कि आपका वीज़े का जो ताल्लुक है, आप जो कह रहे हैं 3 साल का वीज़ा लगा, अभी आपने ये क्लैरिफाई नहीं किया कि आया वो डिस्क्रेशनरी लीव के तौर पे लगा क्योंकि आप क्वालिफाई नहीं थे कर इमिग्रेशन रूल्स के तहत, तो आया वो डिस्क्रेशन के तौर पे आउट ऑफ इमिग्रेशन रूल्स वीज़ा लगा है या विद इन इमिग्रेशन रूल्स है? एक तो ये चीज़ क्लियर नहीं है। अगर तो डिस्क्रेशनरी लीव है फिर तो उसके एक्सटेंशन के लिए आपको फर्दर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो रूल्स के तहत वीज़ा लगा, इमिग्रेशन रूल्स के तहत वीज़ा है, तो फिर रिक्वायरमेंट्स कुछ बनती है, लेकिन वो भी इस हद तक है कि आपको मेंटेनेंस जो है वो शो करनी है। अगर आपका जॉब का आपको अव्वल तो जॉब वगैरह की कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन चूँकि आपकी वाइफ ऑलरेडी जो है मैटरनिटी लीव पर हैं, तो वो उनके डॉक्यूमेंट्स वो सफिशेंट होंगे, आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। और अगर आप भी थोड़ी बहुत जॉब करते हैं, जो भी पार्ट टाइम या कुछ आवर्स काम करते हैं वीकली बेसिस पे, आप उसके भी प्रूफ लगा के साथ भेज सकते हैं। आपका वीज़ा ये रिजेक्ट नहीं होगा, आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम। ठीक हैं जी ठीक ठाक, फरमाइए। शेख साहब, मेरी गुजारिश ये है कि मैंने लास्ट ईयर नवंबर में अपना इंडेफिनेट अप्लाई किया है, जी जी। तो अभी तक उसका जो है कोई जवाब नहीं वापस मुझे मिला। तो मैंने अपने जरिए से चेक किया है कि जिस कैटेगरी में मैं फॉल कर रहा था, तो उनको 5 केस मिले थे फरवरी में, और उसके बाद 5 केस उनके पास नवंबर में थे। टोटल उनके पास 20 एप्लीकेशन थी, जिसमें से 15 सेटल हो गई हैं और 5 जो है अभी वो पेंडिंग है। तो क्या करूं मैं? अभी अराउंड 7 महीने हो गए हैं। अच्छा, आप जब कहते हैं कि मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया, कैसे ये मुराद है कि आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर या बायोमेट्रिक वगैरह किसी किस्म का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस आपको नहीं आई? बायोमेट्रिक का हुआ था दिसंबर में, वो भी हो गया है। वो हो गया, विच मीन्स कि आपका केस जो है वो प्रोसेसिंग उसके ऊपर हो रही है। अगर पहले बेसिक डॉक्यूमेंट्स भी ना आए तो फिर ये थोड़ा सा डाउट होता है कि आया डॉक्यूमेंट्स कहीं पोस्ट में लॉस तो नहीं हो गए, या इसके ऊपर प्रोसेसिंग शुरू भी हुई कि नहीं हुई। अब चूँकि आपके बायोमेट्रिक्स हो चुके हैं, ठीक है, वो दिसंबर में आपको 6 माह का अर्सा उसके बाद भी बीत चुका है। ये स्लाइटली मतलब ज़्यादा टाइम है, लेकिन इसके बावजूद भी ये इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको आप इसके ऊपर वरी करें। अगर आप इसको ज़्यादा एक्सपीडाइट करना चाहते हैं, आप उनको एक रिमाइंडर दे सकते हैं, अपने सिस्टम के ज़रिए दे सकते हैं, ख़ुद भी दे सकते हैं। अगर आप कोर्ट के ज़रिए जाना चाहें तो आप हाई कोर्ट से डायरेक्शंस लेके इस मामले को मज़ीद एक्सपीडाइट करवा सकते हैं और डिसीजन जो है वो अर्ली ले सकते हैं। लेकिन मेरा आपको मशवरा ये है कि जहाँ तक बाकी एप्लीकेशन भी डिसाइड हुई हैं, आपकी एप्लीकेशन भी इन प्रोसेस डेफिनेटली होगी। आप एक आध महीने ज़रूर वेट करें और उसके बाद फिर कोई स्टेप लें, अगर आपको कोई और अर्जेंसी नहीं है तो। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, इमरान बात कर रहा हूँ लंदन से। मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई ईईए नेशनल से शादी करता है तो उसे 5 साल की स्टैम्प मिलती है लाइक रेजिडेंस कार्ड, और अगर वो 3 साल बाद लेट से डिवोर्स कर लेते हैं तो उन्हें ये जो परमानेंट सिटीजनशिप मिल जाती है। और अगर कोई डिवोर्स नहीं देता आफ्टर 3 इयर्स तो उन्हें क्या 5 साल वेट करना पड़ेगा? इसके लाइक कोई ऐसा सोल्यूशन तो नहीं है लाइक कि इससे पहले किया जा सकते? देखिए, जो डिवोर्स कर लेते हैं उन्हें 3 साल बाद मिल जाती है और जो नहीं करते हैं उन्हें 5 साल वेट करना पड़ेगा। ये तो वैसे कुछ समझ में नहीं आता ये सिस्टम, अगर आप प्लीज़ बताएं इस बारे में। जी ठीक है, इसमें थोड़ा सा तरीकाकार ये है कि जब आपका रिलेशन एक ब्रेक हो जाता है तो उस रिलेशन के ऊपर फिर वेट करने की मज़ीद कोई गुंजाइश या ज़रूरत बाकी नहीं रह जाती। जब वो रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, इसका मतलब ये डेफिनेटली नहीं होता कि आप हर हालत में आपको वो इंडेफिनेट लीव या परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी। वो आपके सर्कमस्टांसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या सर्कमस्टांसिस है, क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, किन हालात में ये ब्रेकअप हुआ और आप किस हद तक जेन्युइनली रिलेशनशिप में थे और आप किस हद तक यूके की लाइफ का जो है पार्ट एंड पार्सल बन चुके हैं। तो ये इंटायरली डिपेंड्स ऑन योर केस, जो कि बिल्कुल वेरी करता है ईच टू ईच पर्सन। तो इसलिए ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जहाँ तक बात आती है कि 5 साल के बाद क्यों मिलता है, 3 साल के बाद क्यों नहीं मिलता, तो वो मैंने आपको गुजारिश की कि अगर आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया तो उसके बाद तो 5 साल वेट करना उसके लिए बिल्कुल बेमानी हो जाता है। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप नहीं रहा तो अगर आपके हालात ऐसे हैं कि आप यहाँ से लीव नहीं कर सकते, तो फिर आप उसकी बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको रूल्स में या विदाउट आफ्टर रूल्स जो है आपको ये लीव मिल सकती है। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन तो पूछना मैंने कि
मेरी वाइफ और मेरा बेटा 1 साल पहले स्पाउस वीजा पे आए थे 3 इयर्स का। और एक्चुअली बेटा पाकिस्तान में पैदा हुआ था। जब वो पैदा हुआ था उस वक्त मेरे पास इंडेफिनिट एक था। मैंने पूछना था उसके लिए कि अब उसका वेट किया जाए 2 इयर्स के लिए डेफिनेटली, या उसके लिए रजिस्ट्रेशन क्लास ली जाए, कौन सा बेस्ट होगा बेटे के लिए? चूँकि आपका बेटा जो है आपकी इंडेफिनिट ILR मिलने से पहले पैदा हुआ है, सॉरी उससे मिलने के बाद पैदा हुआ है, इस वजह से आप उनके लिए स्टेट वे रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। आपको वही जो इमिग्रेंट्स वाला प्रोसीजर है वो पूरा करना पड़ेगा। उनके लिए पहले स्टेप बाय स्टेप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन लेनी होगी, उसके बाद फिर वो नेशनलाइजेशन के ज़रिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और ब्रिटिश सिटीजनशिप हासिल करेंगे। वही तरीकाकार है जो बाकी इमिग्रेंट्स के लिए होगा। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं इस समय डोमिनल पिज़्ज़ा के वर्क परमिट में हूँ और मेरा जो नेक्स्ट वीक वो ख़त्म हो रहा है। तो पहले ही इन्होंने 1.5 महीना पहले मेरा वीज़ा बढ़ाने के लिए, वर्क परमिट के लिए इनकार कर दिया था। तो मुझे दूसरा का स्पॉन्सर मिला, मैंने ट्राई किया और मेरे को दूसरा स्पॉन्सर मिलने रेस्टोरेंट से मिला और मैंने अपना वीज़ा अप्लाई कर दिया। अब मेरा पिछले 3-4 दिन से वो मेरे डोमिनल्स वाले ये कह रहे हैं कि आप हमारे से ही काम करो, आप कुछ कंपनी का नाम बार बार मत लें, ठीक है? ये ओके सर, थैंक यू सर। वो ये कह रहे हैं कि हम आपको जाने नहीं देंगे, आप हमारे से ही काम कीजिए। तो मैं क्या करूं सर? अब कुछ हो सकता है? मेरा वीज़ा इस समय यूके बॉर्डर एजेंसी के पास जा चुका है और प्रीमियर सर्विस के पास। प्रीमियर सर्विस विच मीन्स कि आप विंडो के ऊपर आप ले रहे हैं? प्योरिटी सर्विस में सर, वो 2 वीक की प्रायोरिटी सर्विस में। हाँ जी सर जी ठीक है। अब जहाँ तक प्रायोरिटी सर्विस का ताल्लुक है, उसमें सिचुएशन ये है कि वो इतना वो फास्ट ट्रैक सिस्टम है कि इससे पहले कि आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे शायद उसके ऊपर डिसीजन होकर भी आ चुका होगा। मेरा आपको मशवरा ये होगा, क्योंकि इस सिचुएशन में आप वेट करें जब आपका वीज़ा लग के एक दफ़ा आ जाए, उसके बाद फिर आप दोबारा जब आपने चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं। दोबारा वापस जाने में कोई हर्ज नहीं है, आप वापस भी जा सकते हैं। लेकिन इस जगह पे अगर आप उसको रोकेंगे तो आपके केस में कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती हैं। बहरहाल आप इंटाइटल ज़रूर हैं कि जब तक आपका केस पेंडिंग है आप फ्रेश इन्फॉर्मेशन को दे सकते हैं, चेंज ऑफ सर्कमस्टांस उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये उन यूके बॉर्डर एजेंसी के ऊपर है कि वो उसके ऊपर क्या डिसीजन लेते हैं। आया उनके डिसीजन से पहले उनको वो इन्फॉर्मेशन मिलती है या नहीं मिलती, ये आप इसको देख लीजिए। अदरवाइज़ दोनों सूरतों में कोई आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये एक क्वेश्चन है आपसे। जी मेरे रिलेटिव हैं, तो उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था पाकिस्तान से, तो उन्हें मेरा ख्याल है सेक्शन 327 ए रिफ्यूज कर दिया था डिसेप्शन के ऊपर, चार्जेस के ऊपर। वो आप मैरिज बेसिस पे अप्लाई करें अगर, तो क्या उस पर चांसेस है? जो डिसेप्शन के चार्जेस हैं, जो डिसेप्शन की जो ग्राउंड्स हैं, वो नॉर्मली बाकी तमाम कैटेगरीज पर तो अप्लाई करती हैं और जनरली जो है वो एक एप्लीकेंट के ऊपर 10 साल का बैन भी लग जाता है यूके के लिए दोबारा वीज़ा अप्लाई करने के लिए। लेकिन ये स्पाउस वीज़ा एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें चूँकि इनके एक रिलेशनशिप होते हैं, एक ह्यूमन राइट्स का एक इसमें ताल्लुक़ पैदा होता है, उस वजह से इसके ऊपर एज सच वो अप्लाई नहीं होता। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि डिसेप्शन की नौइयत और नेचर क्या थी, क्योंकि बहरहाल वो किसी न किसी तौर उसको अफेक्ट कर सकता है। तो अगर आपके ऊपर ज़्यादा सीरियस और संगीन किस्म का एलिगेशन नहीं है तो आप जो स्पाउस वीज़ा वो अप्लाई कर सकते हैं, वो एक्सेप्ट हो जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वजह से बेहतर यह है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे किसी सोलिसिटर को दिखाएं ताकि वो आपको बेहतर जो एडवाइस कर सके इन द लाइट ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा क्वेश्चन है कि मैं 2010 में आई थी और मैं नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाह रही हूँ। मेरा लास्ट ईयर फरवरी में 8 फरवरी को इंडेफिनिट हुआ है और मैं अब यानी कि नेशनलिटी के अप्लाई करना चाह रही हूँ। क्या ये वो जो मैंने लास्ट ईयर ईसोल किया, क्या वो ही चलेगा या यानी कि कोई और चलेगा? देखिए, जो आपने अभी तक जो इंडेफिनिट के वक्त जो आपने ईसोल किया है, आप उसके लिए क्वालिफाई करते हैं, आप उसके बिहाफ पे दोबारा जो है वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो 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 सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल ये है, मेरे असल में 10 साल पूरे हो रहे हैं 3-4 महीने बाद, और अभी मैं अपना टियर 1 जनरल का वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ।
तो मेरा एक बच्चा है जिसका मैंने पहले अपना पिछले साल यानी इस साल पैदा हुआ है, लेकिन मैंने उसका अप्लाई नहीं किया, वीज़ा चेंज नहीं करवाया था। अगर मैं उसका भी टियर 1 जनरल की एक्सटेंशन में वीज़ा ना चेंज कराऊं और अपने ILR अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट उसके यानी कि ILR के आने की सूरत में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर लूं, तो क्या वो कानूनी तौर पे ठीक है बात? देखिए, वो कानूनी तौर पे क्या किसी भी तौर पे ठीक नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि चूँकि अभी तक आपको ILR नहीं मिला और आपके जो साहबजादे हैं या बेटे हैं उनकी वलादत हो चुकी है, तो इस सूरत में अब वो ILR के लिए क्वालिफाई नहीं करते या रजिस्ट्रेशन के लिए क्वालिफाई नहीं करते। तो अब उनको अपने साथ अटैच करना होगा चाहे डिपेंडेंट वीज़े के ऊपर, और उसके बाद ही वो स्टेप बाय स्टेप भी जो है वो क्वालिफाई करेंगे। डायरेक्टली वो रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जा सकते। जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो। हाँ जी सर। जी हाँ सर, मैं शेख साहब से बात करना चाहता हूँ। जी, मैं बोल रहा हूँ जनाब, आप बात कीजिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था, मैं 2011 में कंट्री में आया था। हाँ सर, मैं इसके बाद मैंने वीजा मेरा 2012 में मेरा वीजा एक्सपायर हो गया था। ठीक है। तो इसके बाद मैंने अप्लाई किया तो वो 6 महीने के बाद मेरा कॉलेज ब्लैकलिस्ट हो गया। इसके बाद फिर मैंने कॉलेज उन लोगों ने मेरे को 6 डे दिए थे, तो मैंने फिर अप्लाई किया है। तो इसके बाद उन लोगों ने मेरे घर पे पासपोर्ट मेरे घर पे भेज दिए दोबारा, उन लोगों ने वीजा रिजेक्ट करके। तो मेरे को फिर मैंने वेट की, थे मेरे को 1.5 मंथ के बाद उन लोगों ने एक लेटर पाई भी अपने पासपोर्ट सेंड करवाओ मुझे, है ना, हमसे बाय मिस्टेक आपको पासपोर्ट भेजे गए हैं। तो अब मेरे को क्या लगता है कि वो मेरे को वीजा देंगे कि नहीं देगा? अभी मेरी बायोमेट्रिक दिसंबर का हुआ है। देखिए, ये तो कहना बिल्कुल ही एक अजीब सी सिचुएशन होगी कि वो वीज़ा देंगे कि नहीं देंगे। पासपोर्ट अगर बाय मिस्टेक उन्होंने भिजवा दिए तो आपको पासपोर्ट उनको वापस भिजवाना पड़ेंगे, अदरवाइज़ वो आपकी एप्लीकेशन को वो कंसिडर नहीं करेंगे और एप्लीकेशन रिटर्न या रिफ्यूज़ करके भेज सकते हैं। तो पासपोर्ट तो बहरहाल आपको उनको भिजवाना पड़ेगा। दूसरी सिचुएशन ये है कि पासपोर्ट के लेने ना लेने से आपके वीज़े की जो एक पोटेंशियल है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने एक प्रॉपर वैलिड एप्लीकेशन फ़ाइल की है और उसके तमाम जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं तो डेफिनेटली उसको वीज़ा लगना चाहिए। अगर उसमें कोई कमी है तो आप इस पासपोर्ट के साथ वो डॉक्यूमेंट सारे साथ लगा के ज़रूर भेजिए, ताकि आपका जो केस है उसके साथ अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ उनको मिल जाए और वो सारी तमाम सिचुएशन को वो कंसिडर करें बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप इनको पासपोर्ट वापस उनको भेजने से पहले अपना ये केस किसी सोलिसिटर को ज़रूर दिखाएं, ताकि वो अपने कवरिंग लेटर के साथ ये डॉक्यूमेंट्स वापस होम ऑफिस को भेजे। जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, मुझे आपसे 2 क्वेश्चन पूछने हैं। एक FLRO जो है मुझे 9 महीने हो गए अप्लाई किए हुए और अभी तक मुझे उनका यानी सिर्फ बायोमेट्रिक दिए हुए 3 महीने हो गए, अभी तक भी उसके बाद उनका रिप्लाई नहीं आया। कितनी नॉर्मली टाइम ले लेते हैं FLRO का रिप्लाई देने में या स्टेटस वापस भेजने में? एक ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि 5 साल के बाद मुझे 20 इयर्स हो जाएंगे इस कंट्री में। अगर ये मुझे इस वक्त 2.5 साल का देते हैं तो उसके बाद मुझे एक एक्सटेंशन करवानी पड़ेगी फिर दोबारा 2.5 साल की, तो क्या उसके बाद मैं इंडेफिनेट अप्लाई कर सकता हूँ या मुझे अगले 10 साल तक FLRO पर ही चलना पड़ेगा? हर 2.5 साल बाद FLRO ही देनी पड़ेगी? ठीक है। जहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन है कि 9 महीने तकरीबन हो गए और अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ करता चलूँ, पिछले जो केसेस थे लास्ट ईयर की जो भी FLR एप्लीकेशन थी वो डिसाइड करने में वो चूँकि कुछ बैकलॉग बीच में आया हुआ है, उस वजह से वो डिसाइड करने में तकरीबन 1 साल का अर्सा उनको लग रहा है उन केसेस को डिसाइड करने में। अभी जो फ्रेश केसेस जा रहे हैं इस साल से अप्रैल के बाद से जो भी फ्रेश केसेस जा रहे हैं वो 2-2, 3-3 महीने के अंदर डिसाइड होकर वापस आ रहे हैं, अगर उनमें कोई ऐसा पोटेंशियल नहीं है। तो आप समझते हैं कि FLR एप्लीकेशन के अंदर अगर आपके केस में पोटेंशियल नहीं है तो उसका पेंडिंग रहना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद है, क्योंकि बहरहाल आपके पास इस वक्त कोई और स्टेटस तो है नहीं। अगर वो केस जितना अरसा पेंडिंग रहेगा उतने अरसे एटलीस्ट आपकी वैलिडिटी जो है, जो यहाँ पे जो स्टेटस है वो किसी हद तक प्रोटेक्टेड रहेगा। जहाँ तक आपका दूसरा क्वेश्चन है कि अब 5 साल के बाद आपका 20 साल का अर्सा पूरा हो जाएगा, तो 20 साल पूरे होने के बाद आप स्ट्रेट वे जो है वो ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेट करेगा तमाम आपका लीगल और इलीगल जो भी स्टे है, ओवरऑल पीरियड जो है इसको काउंट करेगा। आपको दोबारा 4 साल के लिए 4 जो है लीव नहीं लेनी पड़ेंगी 2.5 साल की। तो आप 5 साल के बाद अगर आपको यहाँ पे रहने दिया जाता है तो आप 5 साल के बाद ILR के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, अगर उससे तक कोई और रूल्स चेंज ना हो गए तो बहरहाल 20 साल के वाले से आप क्वालिफाई करेंगे।
जी ख़वातीन हज़रात, आप देख सकते हैं हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा है। अगर कोई आपकी कॉल ना ली जा सके या कोई ऐसे क्वेश्चन हो जो डिटेल हों, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। वील ट्राई आवर बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू एज क्विकली एज पॉसिबल। कॉल का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा एक सवाल है आपसे। जी फरमाए। जी, मेरे हस्बैंड को 58 में ब्रिटिश नेशनलिटी मिली थी इंडिया में। ब्रिटिश एम्बेसी में जॉब करते थे। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग गल्फ चले गए। खैर, उसके बच्चों ने इंडियन पासपोर्ट था और अभी नेशनलिटी ली मेरी बेटी ने। शादी उसके हुई है इंडिया में। तो उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, ब्रिटिश नेशनल है वो। उसके 2 बच्चे हैं, 11 साल का, एक 10 साल का। तो उसको वीज़ा, वो राइट ऑफ एबॉर्ड लेना चाह रही थी। उसको वीज़ा क्या नाम है नहीं मिला, राइट ऑफ एबॉर्ड। तो उसने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया अभी गर्मियों में आने के लिए। जी जी। तो उसको वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया, रिफ्यूज़। और साथ में ये कह दिया कि क्या नाम है, माँ का वीज़ा नहीं है, इसलिए हमने वीज़ा नहीं दिया। हम लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पर। अभी बेटे ने मेरे यहीं से ही, मैं यूके में रह रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी, मेरा बेटा भी यहीं है, मेरे बेटे ने भी यहीं ब्रिटिश पासपोर्ट लिया है। उनका क्वेश्चन बताइएगा, आपका सवाल 6 साल पहले। तो क्या करें? अच्छा, इसमें सबसे पहले आप 2-3 चीज़ें देखें कि आपको राइट ऑफ अपील दिया गया। अगर दिया गया तो क्या आपने उसको एक्सरसाइज किया? अगर नहीं किया तो क्या उसको कितना अर्सा हो चुका है कि आप इस वक्त आप वो अपील फ़ाइल कर सकते हैं, आपके पास इतना टाइम मौजूद है? तो इसमें देखिए कि सबसे पहली चीज़ तो यही देखनी है कि अपील किया जा सके। अगर ये अपील नहीं हो सकता, किसी वजह से टाइम बार हो चुका है, टाइम बहुत गुजर चुका है और आपने अपील नहीं की, तो फिर ये देखना होगा कि क्या वजूहत हैं जिनकी अपना पर रिफ्यूज़ हुआ। फ्रेश एप्लीकेशन की जा सकती है, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाए जा सकते हैं नहीं, लेकिन रिक्वायरमेंट्स जो है वो मीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने रिक्वायरमेंट्स के बगैर अगर सिर्फ इस राइट ऑफ बोर्ड की बेसिस पे कि उनके पास एक राइट था उसको आप एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे लिए एक अटैम्प्ट जो है वो इतनी सफिशेंट नहीं होती इन चीज़ों के लिए। मेरी आपको एडवाइस है कि आप अपना जो तमाम केस है हमारे किसी भी यहाँ पे सोलिसिटर्स हैं उनके साथ डिस्कस करें, पूरी फाइल उनको दिखाएं, ख़ास तौर पे उनका रिफ्यूज़ल डिसीजन ज़रूर दिखाएं। अगर किसी से आप पर्सनली ना मिल सकें, आप हमें ईमेल करें, हम आपको उसको ज़रूर जवाब देंगे कि इसका क्या हाल है। जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, सबसे पहले आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी। थैंक यू वेरी मच। और 1-2 क्विक क्वेश्चन पूछने थे। एक्चुअली मैं और मेरी वाइफ यहाँ पर IL इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है हमारे पास। ठीक है। और अभी हमारा एक बेटा हुआ है, उसके पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। एक्चुअली हमारा पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, पाकिस्तानी पासपोर्ट। ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी थे इस चक्कर में। तो अब आप सिर्फ ये बता दें कि उसके साथ हमें अगर हम अप्लाई कर सकते हैं इसका पासपोर्ट, क्योंकि हमारे पास वीजा वैलिड है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, लेकिन पासपोर्ट एक्सपायर है। और ये हमें पासपोर्ट ओरिजिनल भेजना पड़ेगा या हमें मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ का भेजना पड़ेगा? क्या क्या चीज़ें भेजनी पड़ेगी, प्लीज़ ये ज़रा बता दें आप। जी ठीक है। सबसे पहले इन शॉर्ट मैं आपको ये बता दूं कि एक्सपायर्ड पासपोर्ट इज़ अ नो पासपोर्ट। ठीक है। जो पासपोर्ट एक्सपायर हो चुके हैं, जिस डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो चुका होता है, उनकी कोई कानूनी अहमियत नहीं होती। इसलिए सबसे पहली चीज़ तो ये अपने ज़हन में रखें कि आपको अपना फ़्रेश पासपोर्ट लेकर ही भेजना चाहिए, वही साथ अटैच करके भेजें। सेकंड चीज़ ये है कि बेशक आपका वीज़ा इसमें काउंट होता है, लेकिन आपका पासपोर्ट की अपनी एक अहमियत है, वो आपका एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट भी है, और उसी के ज़रिए से ही आप अपने बेटे को जो है वो एक लिहाज से सपोर्ट कर रहे होंगे। दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगाने हैं उनमें ऑफ कोर्स अगर आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट जो लगा सकें वो लगा दीजिए। बच्चे का जो है फुल बर्थ सर्टिफिकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। जब आपको ILR मिला, उसके साथ एक आपको होम ऑफिस से लेटर मिला होगा, वो लेटर भी साथ अटैच कर दें जो कि उसकी डेट्स को डिफ़ाइन करता है, तो ये लेटर भी बहुत ज़रूरी है। अलावा से आप अगर ये भी बता दें कि बच्चा आपके साथ रह भी रहा है और आपकी कस्टडी में भी है, तो ये भी एक मज़ीद जो है वो फर्दर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो इस तरह के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो काफ़ी ज़रूरी हैं, वो आप साथ भेजें तो ईज़िली उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। छोटे छोटे 2 क्वेश्चन थे। एक तो मेरी ILR ड्यू है इन सितंबर 18 में, ठीक है, 10 ईयर की बेसिस पे। तो ये मुझे एक बताइए कि क्वालिफाइंग पीरियड जो है
यानी 28 डेज बिफोर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है। और दूसरा मेरी मिसेज हैं, मैं मिसेज का डिपेंडेंट हूँ, वो स्टूडेंट हैं, और क्या वो मेरे साथ एप्लीकेशन कर सकती हैं? यानी मैं ILR के लिए और वो मेरे स्पाउस के लिए अगर सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके साथ एक ही एनवेलप में भेज दिया जाए ताकि एक कंसिडर फर्स्ट माई एप्लीकेशन एंड देन उसके बाद ये है कि मेरी मिसेज का वो कंसिडर करें, इस तरह हो सकता है? जी, आपका जो पहला सवाल है उसका जी पहला सवाल आपका जवाब ये है कि आप 28 डेज़ पहले डेफिनेटली वो फाइल कर सकते हैं। अपना जो 18 सितंबर है उससे 28 डेज़ पीछे आप एप्लीकेशन भेज सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि क्या मिसेज आपके साथ अप्लाई कर सकती हैं? टेक्निकली तौर पे वो आपके साथ अप्लाई नहीं कर सकती, उनका स्टेटस डिफरेंट है, आपका स्टेटस इस वक्त डिपेंडेंट है। अगर स्टेटस इस तरह होता कि वो मेन एप्लीकेंट होती है और उन्हीं का टाइम पीरियड जो है वो 10 ईयर्स पूरा हो चुका होता और आप उनके डिपेंडेंट होते तो फिर सिचुएशन डिफरेंट होती। लेकिन चूँकि आप डिपेंडेंट है और आपका 10 ईयर्स का पीरियड पूरा हो रहा है तो इसमें सिचुएशन वाइस वर्सा हो चुकी है। इस वजह से टेक्निकली आप अपने साथ उनकी एप्लीकेशन अटैच करके नहीं भेज सकते। बेहतर ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में प्रॉपर जो है वो लीगल एडवाइस लेके फिर ही कोई एप्लीकेशन फ़ाइल करें। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है जी। एक्चुअली मैंने लास्ट जून को अप्लाई किया था FLR, अपनी ब्रिटिश बेटी और मेरी पार्टनर भी यहाँ पे है। तो इन्होंने मुझे जनवरी में मेरे बायोमेट्रिक लिए और मुझे जनवरी मार्च में इन्होंने मुझे वीज़ा दे दिया 2.5 साल का। ठीक है। ठीक है, लेकिन मैंने जून में किया था। क्या मैं अपील कर सकता हूँ दोबारा? अपील आप किस बेसिस पे करना चाह रहे हैं? इस बेसिस पे क्योंकि मैंने पुराने रूल में किया था, मुझे इन्होंने नए रूल के अंदर दे दिया वीज़ा। नहीं, उन्होंने आपको नए रूल के अंदर वीज़ा नहीं दिया। आपकी जो शादी है वो रजिस्टर्ड है? नहीं, मेरी शादी नहीं है, मेरी पार्टनर है यहाँ पे। पार्टनर है। और दूसरा ये कि क्या आप उससे पहले ओवरस्टे थे यहाँ पे? जी जी, मैं ओवरस्टे था। जी ठीक है, उन्होंने आपको बिल्कुल ठीक वीज़ा दिया है। ये जो 2.5 साल का भी वीज़ा उन्होंने आपको दिया है, ये वीज़ा उन्होंने आपको डिस्क्रेशन लीव के तहत दिया है, आपकी पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेसिस पे दिया है, क्योंकि आप एक ब्रिटिश बच्चे के वालिद हैं। उस बुनियाद पे आपको ये वीज़ा दिया गया है। आपकी शादी की बेसिस के या आपके रिलेशनशिप की बेसिस के ऊपर ये वीज़ा आपको नहीं दिया गया, क्योंकि अगर वो बेसिस होती तो फिर आप डिफरेंट कैटेगरी में फॉल करते। जहाँ तक मैं आपकी बात से समझ रहा हूँ, आपको सिर्फ आपकी बच्ची की बेसिस पर ही ये वीज़ा ग्रांट किया गया। मज़ीद अगर आपको इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप हमें वो वीज़ा का लेटर जो है वो आप हमें ईमेल करें, हम आपको उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मेरे को इधर आए 2 साल हो गए इस कंट्री में। तो सर मैंने वीजा एक्सटेंड करवाने भेजा हुआ है दोबारा एक बार फिर। अगर लग जाता तो ठीक है, नहीं लग जाता तो जैसे मेरे 1 साल की इधर बेटी है तो सर मैं वेट कर सकता हूँ बेटी के बेस पे 7 ईयर के बाद मैं भी बेटी मेरे को उसको डेफिनेट से मिल सकती है इधर का नहीं मिल सकती? डिपेंड करता है कि आपका स्टेटस क्या रहता है तब तक और आपके जो स्पाउस हैं उनका स्टेटस क्या रहता है। अगर आप दोनों के पास कोई स्टेटस नहीं रहेगा तो सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि आपकी बच्ची को यहाँ पे 7 साल हो चुके हैं, आपके लिए मुश्किल हो सकती है। ये भी देखना है कि अगर आप दोनों में से किसी एक का लीगल स्टेटस होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो रूल्स हैं वो बड़े क्लियर हैं। आप एक्सेप्शंस में ज़रूर फॉलो करते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस में फॉलो करने के साथ साथ आपको मेन रूल्स का ख्याल भी रखना पड़ेगा। तो आप सिर्फ इसी बात पर इक्तफ़ा मत करें कि 7 साल के बाद आप ये अप्लाई कर देंगे। आप अपने स्टेटस को भी रेगुलराइज कराने की कोशिश करें और तब तक वो जो पीरियड है 7 साल का जो पीरियड है, क्योंकि भी आपको बहुत लंबा अरसा गुजारना है 7 साल के हवाले से, तो आप अपने स्टेटस का ज़रूर ख्याल रखें उससे पहले। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं माजिद बोल रहा हूँ। अच्छा, आपसे ये सवाल करना था कि मैंने 6-7 महीने पहले FLO की एप्लीकेशन डाली थी, तो वो उसका कोई मतलब कब तक एक्सपेक्टेड है वैसे रिस्पांस आने का? क्यों वो मैंने यहाँ शादी की थी तो क्या जल्दी है आपको? वो मुझे तो कोई जल्दी नहीं, वैसे तो फिर आराम करें, चाहिए ना। आराम करें, जब जवाब आएगा तब आ जाएगा। FLRO की एप्लीकेशंस आपको भी पता है क्या एप्लीकेशंस होती हैं, उनको भी पता है क्या एप्लीकेशंस हैं। आराम करें, जवाब आएगा पता चल जाएगा आपको। ठीक है, जल्दी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी जी बात करें, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, मुझे आपसे 2 सवाल पूछने थे।
जी शौक से। लॉन्ग टाइम रेजिडेंसी के बारे में कि 10 साल बाद जब आप एलिजिबल होते हैं तो उसमें जो है आपको ये जो लाइफ इन यूके टेस्ट है वो ई-सोल भी चल सकता है और या बुक वाला करना पड़ता है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो होता है आप स्ट्रेट वे ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 10 इयर्स, या आपको उसके लिए भी 1 साल वेट करना पड़ेगा इंडेफिनेट के बाद फिर आप जाके ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी ठीक है जी बिल्कुल। जहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन है कि आपका कौन सा जो है वो कोर्स चलेगा इसके साथ, सबसे पहले मैं आपको ये एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इस साल सितंबर अक्टूबर में इन कोर्सेज़ के अंदर जो है लैंग्वेज कोर्सेज़ हैं और जो रिक्वायरमेंट है उनके अंदर एक बड़ी तब्दीली आने की इम्कान है, जो कि ऑलरेडी उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है और मज़ीद डिटेल्स भी आ रही हैं। तो इस साल के एंड तक जो है वो ये वैसे भी ये रूल्स काफ़ी इसमें चेंजेस आ रही हैं और टेस्ट के वैसे भी चीज़ें सारी चेंज हो जाएंगी। तो बेहतर है कि आप उस वक्त तक वेट करें, उसके बाद ही कुछ आप अपना माइंड मेकअप करें कि आपको, क्योंकि अभी तक तो आप ई-सोल के साथ दे सकते हैं, लेकिन मे बी आप उस वक्त जब नए रूल्स आते हैं सितंबर अक्टूबर में, जिस वक्त आप क्वालिफाई करते हैं उस वक्त तक ये रूल्स चेंज हो चुके हों। तो जो रूल्स उस वक्त मौजूद होंगे वही रूल आपके लिए अप्लाई करेंगे। ये नहीं होगा कि आपने चूँकि टेस्ट अभी दे लिए तो अभी ये टेस्ट आप लगा के साथ भेज सकते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि अब 10 साल के बाद फौरी बाद नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा आइडियल सिचुएशन ये होगी कि आप उसके ILR लगने के कम से कम 12 महीने के बाद जो है वो अप्लाई करें। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती है 5 साल तक आपको यहाँ पे स्टे होना आपका ज़रूरी होता है, जो कि आप डेफिनेटली आप यू आर वेल बियॉन्ड दैट, तो आपने वो सारा पीरियड पूरा कर चुके होते हैं। लेकिन इसके बावजूद टू बी ऑन अ सेफ साइड वी एडवाइस के आप ILR के 12 मंथ्स के बाद ही जो है वो नेशनलिटी जो है अप्लाई करें। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मैं फैसल बात कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल है आपसे। मुझे इस कंट्री में ना अगले साल फरवरी में 10 ईयर हो जाएंगे लॉफुली। जी जी राइट। तो मुझे इस माह ना कन्विक्शन हुई है ट्रैफिक ऑफेंस पे कोर्ट की तरफ से, तो क्या मेरा ये कन्विक्शन ILR पे अफेक्ट करेगी, यानी डिले वगैरह को कोई क्या ऑफेंस क्या था बताना पसंद करेंगे? था वो यू टर्न था, अलाउड नहीं था, मैं यू टर्न ले रहा था लेकिन गॉट इट ठीक है। ये सीरियस ऑफेंसेस में नहीं आता। इवन देन ट्रैफिक ऑफेंसेस जो भी होते हैं मासवाए जो ड्रंक ड्राइविंग है, उसके अलावा जितने भी ऑफेंसेस हैं वो इतने सीरियस ऑफेंसेस इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। लेकिन ये बात आप जहन में रखिए कि आपको जो भी अगर आपकी कन्विक्शन हुई है, आपको फ़ाइन या पेनल्टी हुई है, अगर ये फ़िक्स पेनल्टी नहीं है तो फिर आपको इनको डिस्क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी है। हाँ अगर ये फ़िक्स पेनल्टी है तो फिर आप इसको डिस्क्लोज़ ना भी करें तब भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अदरवाइज़ जो आपको अगर आपको पॉइंट्स मिले हैं तो आपको इसको डिस्क्लोज़ ज़रूर करना है। हाँ बहरहाल इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट आपकी एप्लीकेशन के ऊपर नहीं होगा, आपका ओवरऑल मॉरल कैरेक्टर भी इसके ऊपर ऑफ कोर्स पॉजिटिव एक इम्प्रेशन डालेगा। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। सर पहला क्वेश्चन ये है कि मेरी इंडेफिनिट स्टे जो है वो नवंबर में 4 नवंबर को ड्यू है। ठीक है। तो मैं कितने दिन पहले जो अप्लाई कर सकता हूँ, और मैं सेम डे अपॉइंटमेंट जो है ना वो बुक कराना चाहता हूँ, और सेम डे अपॉइंटमेंट जो है वो कितने महीने पहले जो है ना वो मुझे सर्च करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो जब वो वीज़ा इशू करते हैं तो वो जो कार्ड देते हैं वो उसी दिन देते हैं या उसमें कितने अरसा लगता है जब वो वापस कार्ड देते हैं? चलिए ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि मुझे तो 3 सवाल तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन टोटल जो साल है मुझे 4था साल यहाँ जारी है, तो नेशनलिटी के लिए मैं कब अप्लाई कर सकता हूँ, और जिस बंदे की इंडेफिनिट स्टे हो जाए उसको कितना वेट करना पड़ता है? ये मेरे क्वेश्चन है सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा आपके क्वेश्चन मिक्सअप हो गए सारे बीच में। पहला अगर क्वेश्चन है अगर आपका अगर 10 ईयर्स की बेसिस के ऊपर अगर आप क्वालिफाई करते हैं इंडेफिनेट के लिए तो आपको प्रीमियम सर्विस या विंडो सर्विस उसके लिए मुयसर नहीं है। आपको ये एप्लीकेशन पोस्टल के ज़रिए ही बाय पोस्ट ही भेजनी पड़ेगी, आप इन पर्सन जाके एप्लीकेशन नहीं कर सकते। तो इस वजह से इसका आपका दूसरा जो क्वेश्चन है कि आपको कार्ड सेम डे मिल जाता है या नहीं मिलता, उसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ तक आपकी पहली बात है कि कितने दिन पहले आप फाइल कर सकते हैं, 28 डेज़ पहले जो आप एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि 4 साल के बाद अगर आपको 4 साल का पीरियड हो चुका है इंडेफिनेट के बाद, तो अगर आपको इंडेफिनेट के बाद 4 साल का पीरियड हो चुका है तो आप डेफिनेटली क्वालिफाई करते हैं नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए, आप स्ट्रेट वे अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी सवाल आपको, अगर मैं सवाल सही आपका समझ नहीं पाया मिक्सअप होने की वजह से, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको उसका फिर डिटेल जवाब भी दे दूँगा। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मेरा सवाल ये है कि ना मेरे पास रेफ्यूजी स्टेटस है, तो ये नेक्स्ट ईयर मेरा सितंबर में हो रहा है, इंडेफिनेट अप्लाई करना है मैंने, तो मेरे बच्चों को इंडेफिनेट ही मिलेगा या उनको ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकती हूँ मैं? क्या बच्चे आपके उनका भी क्या स्टेटस है आपके साथ? रेफ्यूजी स्टेटस है ना मेरे पास, तो वो 5 इयर्स हो रहे हैं ना। हाँ जी, वो आपके साथ ही क्वालिफाई करेंगे उसी तरीके से, आपके साथ ही क्वालिफाई करेंगे और उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप पहले वो ILR लेंगे और फिर उसके बाद नेशनलिटी अप्लाई करेंगे, सेम उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप जाएंगे वो। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी एक कज़न आई हुई थी 2 साल पहले, तो उसने असाइलम किया हुआ था, तो असाइलम पहले तो रिफ्यूज़ हो गया था, वो किडनी की मरीज़ है और इलाज करवा रही है, तो लास्ट टाइम 6 मंथ का उन्होंने डिस्क्रिप्शन लीव दे दी थी, तो जब वो ख़त्म हुई है तो बिफोर 28 डे पहले अप्लाई कर दिया था एक्सटेंशन के लिए, तो तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, वो जवाब नहीं आया। तो पूछना ये है कि रिमाइंडर देने की ज़रूरत है, या क्योंकि वो जो बेनिफिट ले रही है, मकान लिया हुआ है, इलाज मुआवजा चल रहा है, तो उसमें कोई हर्ज तो नहीं होगा? देखिए तो आपने जब एप्लीकेशन फाइल की है आपको, जी पूछिए दूसरा। अगर उसको मिल जाती है कुछ लीव और मिल जाती है, तो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं 2 पाकिस्तान में, तो वो बुला सकती है, क्योंकि इसके बाद वो उसके बड़े ऑपरेशन होने हैं 2, तो डॉक्टर लेटर दे रहे हैं कि पाकिस्तान ब्रिटिश एम्बेसी में हम लेटर देंगे कि बच्चों से मुलाकात करो पहले, फिर ऑपरेशन होंगे। जी शुक्रिया सर। ठीक है, जहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन है, आपने जो एप्लीकेशन फ़ाइल की, अगर आपको उसका एक्नॉलेजमेंट लेटर भी नहीं आया तो आप ऑफ कोर्स उनसे इंक्वायर कर सकते हैं। अगर आपने किसी वकील के ज़रिए एप्लीकेशन भेजी है तो आप उनके ज़रिए ही इंसिस्ट करें ताकि आपको जल्द से जल्द उसका एक्नॉलेजमेंट लेटर आए, ताकि वो आपका जो बाकी डॉक्यूमेंटेशन है ट्रीटमेंट के प्रोसेस में उसके ऊपर कोई असरअंदाज ना हो। जहाँ तक ताल्लुक़ है बच्चों को बुलाने का, ऑफ कोर्स अगर डॉक्टर्स वगैरह यहाँ पे लिख के दे रहे हैं तो वो बच्चों को उस बेसिस पे बुलाया जा सकता है। डिपेंड ये करता है कि आपको जो एक्सटेंशन दी जा रही है, डिस्क्रिप्शन लीव जो दी जा रही है, वो किन कंडीशंस के ऊपर दी जा रही है। आया वो मेडिकल ट्रीटमेंट के वाले से दी जा रही है या ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन के तौर पर दी जा रही है, ये सारे हालात देखने पड़ेंगे कि वो किस वजूहात की बिना पर दी जा रही है। अगर तो सिर्फ एक सिंपल 6 माह की एक्सटेंशन है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो फिर बच्चों को लिमिटेड लीव मिल सकती है, विजिटर वीज़ा के तौर पे वो आ सकते हैं और अपनी माँ को, मदर को जो है वो देख सकते हैं। अगर उनके पास ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन है तो बच्चे उसके ऊपर प्रॉपर जो है वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आके माँ के साथ स्टे भी कर सकते हैं। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं सर। पहला क्वेश्चन ये है कि मेरा फ्रेंड ही है सर, उसको इधर वो ओवरस्टे हुआ है, उसे 8-9 मंथ हो गए हैं, क्या वो ह्यूमन राइट्स में या किसी और जगह पर अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? नंबर 1 ये, और नंबर 2 ये है कि सर मेरी सिस्टर ने अप्लाई किया था पाकिस्तान से स्पाउस वीज़े के लिए इधर से, तो उनका उन्होंने ऑब्जेक्शन ये लगाई थी, एक ही लगाई है कि आपका जो जिस अदारे से आपने इंग्लिश सर्टिफिकेट पास किया है वो अदारा हमारी लिस्ट में नहीं है। आया कि उसका सर्टिफिकेट वैलिड था, अभी हमें नहीं पता था कि वो लिस्ट से निकल गया है, तो अपील कर दी इधर से, अब अपील 26 जुलाई को है, तो आया वो क्या क्वेश्चन वहाँ पर कर सकते हैं, आया ये इजीली हो जाएगा? ये 2 चीज़ें पूछनी है। पहला जो क्वेश्चन है कि 9 महीने हो चुके हैं ओवरस्टे हुए, तो क्या एप्लीकेशन दी जा सकती है? डिपेंड करता है कि उनके सर्कमस्टांसिस क्या हैं, हालात क्या हैं जिसकी बुनियाद पर वो फर्दर लीव जो है या एक्सटेंशन लीव लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे उनके पास क्या वजूहत है जिनकी बुनियाद पर वो यहाँ पे स्टे करना चाहेंगे। अगर वो वजूहत इतनी वैलिड हैं तो उनको डेफिनेटली उनको लीव ग्रांट कर दी जाएगी। डिपेंड करता है आप कैसे जो है वो केस प्रेजेंट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स एविडेंस क्या लगाते हैं और उसमें किस हद तक जो है वो पोटेंशियल मौजूद है। दूसरा क्वेश्चन है कि स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया, लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है वो एक किसी भी प्रॉपर मुस्तनद इदारे से नहीं लिया गया। अगर तो इसमें कुछ टेक्निकल रीजंस हैं, ऑफ कोर्स आपने अपील फ़ाइल की है, जब अपील की हेयरिंग आएगी, अपील की हेयरिंग से पहले वैसे वो रिव्यू का प्रोसेस होता है, अगर आप उससे भी गो थ्रू कर चुके हैं और अब आप हेयरिंग की डेट आपको आ गई है, तो फिर आपको इस तरह करना पड़ेगा कि आपको ये एविडेंस कलेक्ट करनी पड़ेगी कि वो इदारा उस वक्त तक वैलिड और मुस्तनद था वो सर्टिफिकेट जारी करने के लिए जब आपने वो एप्लीकेशन फ़ाइल की। बाद में अगर वो डीलिस्ट भी हो चुका या वो इदारे के पास वो अफादियत बाकी नहीं भी रही, उसके बावजूद भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस वक्त आपने एप्लीकेशन फ़ाइल की है, अगर उस वक्त वो इदारा वैलिड था तब आपका जो वीज़ा जो है वो आपको, आपकी अपील जो है सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं।
आप एक काम ये भी कीजिए कि जो इदारा था जहाँ से आपने सर्टिफिकेट लिया था, आप उनसे फर्दर डॉक्यूमेंटेशन करके उनसे मज़ीद भी कोई लेटर ले सकते हैं, और होम ऑफिस की जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर से भी प्रिंट आउट निकाल के वो भी साथ इसमें सबमिट कर सकते हैं। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बात करें। अच्छा सर, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो ये है, मैं जून में वीज़ा अप्लाई किया था, जून 2012 में स्पाउस वीज़ा। तो मुझे ये वीज़ा अक्टूबर के एंड में मिला, 31 अक्टूबर को या 30 अक्टूबर का थिंक सो। तो नवंबर में मैं यहाँ पे आ गया यूके में। ये 27 माह का वीज़ा था। तो एक तो आपसे ये पूछना था कि मैं फॉलो करता हूँ जो पुराने वाले रूल्स हैं उनमें मैं फॉलो करता हूँ, और दूसरा ये था कि अगर ये जो 27 माह का मुझे वीज़ा मिला है, इस ड्यूरिंग दिस पीरियड में कितनी देर यूके से बाहर रह सकता हूँ? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ है, चूँकि आपने अप्लाई तो किया था 9 जुलाई 2012 से पहले, लेकिन आपका वीज़ा लगा उसके बाद। यहाँ पे एक थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन की बात ये भी चल रही है कि जिस वक्त वो डिसीजन किया जाएगा आपके केस के ऊपर, तो उस वक्त जो भी लॉ मौजूद होगा वो अप्लाई करेगा। लेकिन बहरहाल यहाँ पर कोर्ट इसको बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट नज़र से देख रही हैं, और कोर्ट जो है आपको ग्रांट कर सकती हैं, ये एक रिलैक्सेशन दे सकती हैं कि आपने चूँकि अप्लाई पहले किया था तो आपके ऊपर रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट रूल का नहीं हो सकता, बल्कि प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट होगा, और आप उन रूल्स के मुताबिक ही आएंगे, और आपको 2 साल के बाद जो है वो ILR मिलने के चांसेस हैं। आप कोर्ट के ज़रिए ये राइट ले सकते हैं। जहाँ तक होम ऑफिस की ताल्लुक है, होम ऑफिस उसी पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद करेगा कि जिस दिन डिसीजन हुआ उस दिन के जो भी रूल होगा उसके मुताबिक वो आपको आगाह करेंगे। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो जी जी। Basically, I've sent my case for to the Home Office for the judicial to the High Court for the judicial review, and it's been about 3 to 4 weeks already. And 3 to 4 my weeks. solicitor asking about the Home Office reference number or something, like, I mean, if he received any, but he said he hasn't received it. Well, I rang the High Court myself, and they said that, I mean, if you go personally, that you get it, the High Court reference number same day, or you get it within a week. So can you please tell me how long it actually takes to get the High Court reference, or how long it's going to take before my hearing, like how long time it is usually taking at the moment if my case is going to the High Court, how long does it take? You can please tell me. No problem. Whenever you file a claim in a High Court, that is with a judicial review, there are 2 ways. You can send it through postal service, or you go in person in the Royal Court of Justice and present it in person. So if you file the case, the application in person, they will give you a claim number straight away there and then. So there is no point to get a letter in post later on if you are there in person at that time. However, if you send that document or application by post, you will still receive a letter from the High Court within a week or 10 days time. It doesn't take that long time, or month or 2 months. It doesn't take that long time. If you still haven't got anything, you can ring on the Administrative Court Office number. You can search these numbers from Google's website, type Royal Court of Justice or Administrative Court Office. You will get their numbers. Call them, and they are very, very cooperative. They will give you all the details. If you got your name at least, and the tentative date of filing of your JR, so they will definitely give you help and find out your claim number. Once you get your claim number, you can move ahead. As long as your question is about the time of hearing, first of all, they will determine whether your application is valid to be heard or not. So this is the first question. Normally they decide it without any hearing. So once they decide that, after that you'll get a chance of the renewal of application, and the hearing will cause after the renewal application. It may take from the date of filing to the date of hearing. It may take from 2 to 6 months. It may take, depends on the case to case. So I suggest you to call on admin court office and inquire directly if you don't have any solicitor. दोस्तों, आप ईमेल एड्रेस हमारा स्क्रीन पर यकीनन देख सकते होंगे, बार वो रिपीट कर रहे हैं। अगर आपको मज़ीद कोई डिटेल क्वेश्चंस हो आपके, या कोई आप डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाना चाह रहे हो, कोई रिफ्यूज़ल लेटर आप चाह रहे हो कि हम आपको पढ़ के एक्सप्लेन करके इसको बताएं, तो रियली दिस इज़ ऑनर फॉर अस, और हम आपको पढ़ के जितना जल्द कोशिश होगी आपको जवाब देंगे।
इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। आपके साथ वक्त का पता नहीं चला। उम्मीद है आप नेक्स्ट प्रोग्राम में भी हमें इसी तरीके से कॉल्स करेंगे और हमें इसी तरीके से आप कम्युनिटी की खिदमत का जो है मौका देते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस टिल नेक्स्ट प्रोग्राम, और आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने के बाद।